जय हिंद। दोस्तों, आजकल कोल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। जब भी कोई चीज़ न्यूज़ में होती है तो हम उससे रिलेटेड हाई फाई चीज़ें पढ़ते रहते हैं या देखते रहते हैं, बट कई बार बेसिक्स को इग्नोर कर देते हैं। और जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में उससे रिलेटेड तो कई बार वो बेसिक्स से रिलेटेड आ जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हमने इतनी सिंपल चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया। आज के सेशन में हम कोल से रिलेटेड बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज़ें समझेंगे। ये समझेंगे कि कोल है क्या, किस तरह से पैदा होता है, किस तरह से इसकी माइनिंग की जाती है, कितनी इसकी टाइप्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, हिंदुस्तान के अंदर कौन सी क्वालिटी का कोल अवेलेबल रहता है, हिंदुस्तान की कितनी डिपेंडेंस है कोल के ऊपर, हिंदुस्तान के अंदर कोल माइनिंग किस तरह से रेगुलेट की जाती है, सब की सब चीज़ें अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोल है क्या। कोल एक सॉफ्ट रॉक है, एक पत्थर है। ये जो आपको कोल दिख रहा है ये एक सॉफ्ट रॉक है। आपको सुन के अजीब लगेगा बट ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होते हैं, वो पत्थर होते हैं जो कि जब पार्टिकल्स नीचे सेटल हुए होते हैं और उनके ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ती चली जाती है मिट्टी की और बाकी चीज़ों की, और वो हीट और प्रेशर फेस करते रहते हैं लाखों सालों तक, तो वो कॉम्पैक्ट फॉर्म ले लेते हैं, एक सॉफ्ट रॉक की फॉर्म ले लेते हैं। उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। कोयला भी इसी तरह से बनता है। ये आप जिस तरह से देख रहे हो, मान लो ये कोई लोकेशन है, हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सी वेजिटेशन देख रहे हो आप, और यहाँ पानी भी देख रहे हो, यहाँ कहीं दलदल टाइप भी देख रहे हो। अब मान लो यहाँ फ्लड आ गया या बहुत बड़ा तूफान आ गया कभी, या जमीन धंस गई, तो हो सकता है जितनी वेजिटेशन आप यहाँ देख रहे हो ये सब की सब नीचे बैठ जाए, या जो पेड़ हैं वो गिर जाए, इस तरह से पेड़ गिर जाए और उनके ऊपर पानी आ गया, उसके बाद मिट्टी आ गई, और सालों दर साल ये चीज़ अनडिस्टर्ब सी पड़ी रही, बिल्कुल इसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। इसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ गई, पत्थरों की लेयर चढ़ गई, और ये दबती चली गई, इसके ऊपर लाखों सालों तक ये सब चलता रहा। तो होगा क्या, हीट और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा इस चीज के ऊपर। जो भी ये बायोमास था, जो भी ये वेजिटेशन थी, इसके ऊपर हीट और प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। उस वजह से ये चीज अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी और एक कॉम्पैक्ट शेप ले लेगी, और वो क्या बन जाएगा? कोयला। यही है जो हम फाइनली कोल की फॉर्म में यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया कि ये एक सॉफ्ट पत्थर की फॉर्म है। इसके अंदर कार्बन होता है काफी, जिस वजह से ये जलता है। अब यहाँ जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये है कोल माइनिंग की पिक्चर्स। कोल निकाला कैसे जाता है? देखो, अब आप एक चीज समझ सकते हो, जब मैं बता रहा हूं आपको कि कोई चीज अंदर ही अंदर दबती चली जा रही है और लाखों सालों तक वो अनडिस्टर्ब्ड पड़ी है, हीट प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, तो वो सरफेस पे तो नहीं होगी, वो धरती की जो लेयर है, आउटर लेयर है, उससे नीचे होगी। तो टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैसे कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं और जो बाकी टेक्नोलॉजी है, उनको यूज करके पता लगाया जाता है कि कहाँ पे कोल रिजर्व्स हो सकते हैं धरती के नीचे। मान लो ये एक एरिया था, अभी तो यहाँ पे ये माइनिंग की पिक्चर है और आप यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रीनरी है। किसी टाइम पे जब माइनिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी तो यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर ग्रीनरी होगी, तो बाहर से लगेगा भी नहीं कि नीचे कोल है, कि किसी टाइम पे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे और वो दब गए हैं, तो ये पता नहीं होगा वहां से। मान लो अब टेक्नोलॉजी यूज करके पता लगा कि यहाँ पे कोल है नीचे। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो टॉप वाली वेजिटेशन है, जो भी चाहे ग्रास है चाहे यहाँ पे पेड़ है, उन सबको हटाया जाएगा, साइट को क्लियर किया जाएगा। साइट को क्लियर करने के बाद जो टॉप सॉइल लेयर होगी उसको हटाया जाएगा, ब्लास्ट करके हटाया जाएगा, मशीन्स को यूज करके डिग किया जाएगा, क्योंकि कोल है वो नीचे होगा, ऊपर वाली लेयर में तो होगा नहीं, तो तब तक डिग करते चले जाते हैं जब तक कोल मिलना स्टार्ट नहीं होता है। ये आप यहाँ देख रहे हो, ये कटर यूज किए जाते हैं इस तरह के, ये काटते चले जाते हैं। जहां पे कोल मिलना स्टार्ट हो गया, अब यहाँ आप देख रहे हो ये ब्लैक हिस्सा, टॉप वाला देखोगे ये सॉइल है। अब यहाँ पे कोल मिलना स्टार्ट हो गया तो यहाँ से फिर मशीन्स को यूज कर करके कोल को निकाला जाता है, ट्रक्स में लोड किया जाता है, और वो ट्रक्स जो है कोल वॉशिंग के लिए आगे प्लांट्स में जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेसिंग होती है। आप मशीन्स देख रहे हो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो ये कटर है और यहाँ पे ये काटता चला जा रहा है। तो ये जो ब्लैक हिस्सा देख रहे हो आप, यहाँ से कोल निकल रहा है, और जो ऊपर वाला ब्राउन हिस्सा देख रहे हो वो है टॉप लेयर, सॉइल है जो। तो इस तरह से माइनिंग की जाती है। और ये जो है ओपन कास्ट माइनिंग है, कि ओपन में माइनिंग हो रही है। इसके अलावा अंडरग्राउंड माइनिंग भी होती है। ये जो आप देख रहे हो ये भी एक ओपन कास्ट माइनिंग की एग्जांपल है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो अलग अलग लेयर्स हैं, और यहाँ पे देखो पूरी की पूरी वेजिटेशन है, इसको अभी टच नहीं किया गया। इसका मतलब यहाँ पे इससे पहले इस तरह की वेजिटेशन थी, पूरी वेजिटेशन हटाई गई, लेयर्स दर लेयर्स काटी गई, जहां से कोल मिलना स्टार्ट हुआ वहां से कोल निकाला गया, और ये नीचे तक चले जाते जा रहे हैं। हो सकता है कोई कोल की लेयर इनको पता लगे कि अंदर है, मान लो इसके अंदर कहीं है, तो यहां से ड्रिल करके कई बार अंडरग्राउंड माइनिंग भी की जाती है। तो जब हम कई बार देखते हैं न्यूज के अंदर या कोई पिक्चर्स के अंदर कि
डार्क के अंदर आप कोल निकलता हुआ देखते हो, एक डार्कनेस के अंदर, वो कोल की खदानें होती हैं जो अंदर ही अंदर डिग कर करके वहां से कोल निकाला जाता है। बकायदा उसमें पटड़ी तक बिछाई जाती है, ट्रैक्स बिछाए जाते हैं। ये देखो एग्जांपल के तौर पे, ये आप देख रहे हो ना ट्रैक्स, ये अंदर से कोल निकल रहा है, गुफा टाइप बना दी जाती है, वहां से दीवारों के अंदर से कोल निकाला जाता है, ट्रॉलीज में लोड किया जाता है और ट्रॉली से बाहर निकाला जाता है, फिर ट्रक्स में लोड किया जाता है और आगे लेके जाया जाता है। आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि कोल निकलता कैसे। हमने एक बेसिक बेसिस को समझ लिया। अब हम बात करते हैं कोल के कॉम्पोजिशन की, कि कोल में होता क्या कुछ है। एक तो होती है ऐश। ऐश क्या चीज है? जब आप कोल को जला देते हो या आप जब वुड को भी जलाते हो, जो आप एंड में देखते हो ना, व्हाइट व्हाइट पाउडर बच गया या इस तरह के व्हाइट व्हाइट से ब्लॉक बच गए, ये सब ऐश ही है। जो एंड में आपको वेस्ट मटेरियल देखने को मिलता है वही ऐश होता है। ये बेसिकली जितना ज्यादा होगा किसी कोल के अंदर, वो उतना ही कोल इनएफिशिएंट होगा। ये कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतनी कोल की क्वालिटी अच्छी है। तो इसको आप बेसिकली एक इंप्योरिटी की तरह मान सकते हो कोल के अंदर। उसके अलावा कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट, जो एक काला रंग है इसका, एक कार्बन की वजह से ही है। जितना ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा कोल की एफिशिएंसी, उतना हाई ग्रेड का कोल। अब यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कोल के अंदर हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है। ये सारी की सारी चीजें किसी भी प्लांट, किसी भी ट्री के अंदर भी होती हैं। होता क्या, जब वो दब गया, मिट्टी के अंदर दब गया, दबता चला जा रहा है, लाखों सालों तक दबता चला जा रहा है, हीट और प्रेशर झेलता जा रहा है, तो इन सब चीजों की परसेंटेज घटती चली जाती है और कार्बन की बढ़ती चली जाती है। अल्टीमेटली जब कोयला हम जलाते हैं तो उसमें जल क्या रहा है? कार्बन जल रहा है। सो जितनी ज्यादा परसेंटेज कार्बन की होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर एफिशिएंसी होगी हीट प्रोड्यूस करने की, उतना हाई ग्रेड का कोल होगा। तो हम चाहते क्या है? कोल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। सो आप समझ सकते हो जितने ज्यादा हीट प्रेशर झेलेगा वो, जितना ज्यादा पुराना होगा उतनी ज्यादा उसकी हाई क्वालिटी होगी, हाई ग्रेड का होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी है, तो जब ये जलता है कोल तो नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड भी प्रोड्यूस करता है। ये गैसेज जो है वो अच्छी गैसेज नहीं है। सल्फर जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये चीजें जो है वाटर वेपर के साथ मिक्स होकर कल एसिड रेन तक प्रोड्यूस करती हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए चीज अच्छी नहीं है। जो कोल कंबशन है हमारे एनवायरनमेंट के लिए चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब क्योंकि हमने यहाँ ये समझ लिया कि कार्बन डिटरमिन करता है कोल की जो क्वालिटी है उसको, तो अब हम समझते हैं अलग अलग टाइप के जो कोल हैं वो क्या है। सबसे पहले आपको टर्म समझनी होगी पीट। पीट क्या चीज है? पीट एक कोल नहीं है। पीट कोल बनने से पहले की फॉर्म है। जब कोई ट्री या कोई प्लांट जो है वो दबते चले गए तो कोल बनने से पहले पीट बनता है वो। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो ये काफी सॉफ्ट होता है, कोल से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है। सबसे जो लो ग्रेड कोल होता है वो होता है लिग्नाइट कोल। इसके अंदर जो कार्बन होता है उसकी परसेंटेज कम होती है, मतलब इसने अभी तक इनफ हीट और प्रेशर नहीं झेला है और इसने अभी हो सकता है बहुत ज्यादा पुराना भी ना हो, तो अभी इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो इतनी ज्यादा नहीं है। ये लो ग्रेड कोल है और इसका जो कलर अगर आप देखोगे तो वो ब्राउन है और ये मोस्टली थर्मल पावर प्लांट्स में ही यूज किया जाता है। बिकॉज जो स्टील प्लांट्स हैं या बाकी के जो मेटल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं उसमें जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कोल चाहिए वो हाई क्वालिटी कोल चाहिए। इस कोल से काम नहीं चलेगा। सो ये कोल हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के ही काम आता है। उसके बाद जब इसकी क्वालिटी थोड़ी एनहांस हो जाती है, कार्बन परसेंटेज थोड़ी बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगा सब ब्यूटिमिनस कोल। अब ये जो कलर होता है ये होता है डल ब्लैक। ये आपको शाइनी ब्लैक नहीं दिखेगा, ये डल ब्लैक दिखेगा और ये भी मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही यूज होता है। ये भी हम मेटल इंडस्ट्री के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। अब इसकी क्वालिटी जो फर्दर एनहांस होती है, कार्बन परसेंटेज और बढ़ती है, तो ये बनता है बिट्यूमिनस कोल। अब इसको हम कोकिंग कोल भी बोलते हैं। यहां आपको वर्ड पता होना चाहिए, कोक। ये कोक वो वाली कोक नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये कोल से बनाया जाता है और ये एक वेरी हाई क्वालिटी फॉर्म ऑफ कोल होती है। कोल को फर्नेस के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर जलाया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जलाया जाता है और उसके अंदर से इंप्योरिटीज जो वॉलेटाइल मटेरियल होते हैं, वॉलेटाइल चीजें होती हैं, वो सब की सब निकल जाती हैं और उसके अंदर जो कोल बचता है उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज बहुत हाई होती है और ऐसा ही कोल ब्लास्ट फर्नेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो बिट्यूमिनस कोल से कोकिंग कोल बनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो कलर होता है बिट्यूमिनस कोल का वो होता है शाइनी ब्लैक। ये था डल ब्लैक, ये होता है शाइनी ब्लैक, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। यहाँ ब्राउन था, अब यहाँ शाइनी ब्लैक तक पहुंच गया और ये यूज होता है स्टील प्लांट्स के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज किया जाता है ये।
होता क्या है बेसिकली, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले प्लांट्स हैं उसमें कई बार ये जो लिग्नाइट हो गया या ये सब ब्यूटिमिनस कोल है, इनके साथ इसको मिक्स करके यूज कर लेते हैं ब्यूटिमिनस कोल को, क्योंकि ये हाई क्वालिटी कोल है, थोड़ा महंगा होता है, तो इसके साथ मिक्स करके यूज कर लेते हैं। और सबसे जो प्रीमियम क्वालिटी होती है कोल की वो होती है एंथ्रासाइट कोल, और इसका जो कलर होता है हाई लस्टर ब्लैक कलर होता है, और ये स्ट्रिक्टली मेटल इंडस्ट्री में ही यूज किया जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं किया जाता। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको आई होप समझ आ गया कि इनमें डिफरेंस क्यों है, और ये टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम समझते हैं कि इंडिया के अंदर कोल माइनिंग कब से स्टार्ट हुई, हिंदुस्तान का कोल रिजर्व्स को लेके क्या स्टेटस है, हिंदुस्तान की कितनी डिपेंडेंस है कोल के ऊपर। पहली कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हिंदुस्तान में स्टार्ट हुई थी रानीगंज कोल फील्ड्स के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि दामोदर रिवर के साथ है वेस्ट बंगाल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद अगर हम उस चीज की बात करें कि कोल की प्रोडक्शन कितनी होती है, हम कंज्यूम कितना करते हैं, चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, हम प्रोड्यूसर जरूर हैं सेकेंड लार्जेस्ट, बट हमारे पास रिजर्व्स जो हैं वो फिफ्थ लार्जेस्ट हैं। और जो ये फिफ्थ हमारे रिजर्व्स हैं ये मोस्टली कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, 3 स्टेट्स में ज्यादा हैं, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ज्यादातर जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे रिजर्व्स ज्यादा हैं, और ये 3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे ज्यादातर रिजर्व्स हैं। इसके अलावा और भी स्टेट्स में आगे हम बात करेंगे। हमारे जो कोल की रिक्वायरमेंट है 30% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हिंदुस्तान में कोल अवेलेबल है वो बहुत हाई क्वालिटी का कोल नहीं है। जो हमारे फिर स्टील प्लांट्स हैं, मेटल वाले प्लांट्स हैं, उनके लिए हमें हाई क्वालिटी कोल फिर इंपोर्ट करना पड़ता है। जो हमारे रिजर्व्स हैं जहां पे हाई क्वालिटी कोल कुछ हद तक मिलता है वो बहुत कम है। सो हाई क्वालिटी कोल के लिए हमें इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इवन जो पावर प्लांट्स हैं वो भी कई बार हाई क्वालिटी कोल बाहर से लेते हैं, और जो हमारा एग्जिस्टिंग कोल जो हमारा यहाँ से माइन किया जाता है उसके साथ मिक्स करके उसको यूज करते हैं पावर प्लांट्स के अंदर। अब आगे कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। 40% से ज्यादा जो हिंदुस्तान की एनर्जी डिमांड है, ये इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखो, एनर्जी की टोटल जो डिमांड है अलग अलग फॉर्म में हिंदुस्तान की, उसका 40% से ज्यादा कोल से आता है। उसके अलावा 60% से ज्यादा जो कोल है, जितना भी कोल चाहे प्रोड्यूस हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज हो रहा है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितनी की जाती है, वो हम आगे देखेंगे। वो 65% से ज्यादा है आज की डेट में, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। मोर देन 65% जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का शेयर वो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से आता है। ये मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जितना भी कोल है ना उसका 60% यूज कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज हो रहा है। इसके अलावा और किन किन काम के लिए यूज होता है? स्टील इंडस्ट्री के अंदर, आयरन इंडस्ट्री के अंदर, सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन इंडस्ट्रीज के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अब हम एक बार इंडिया के मैप पे थोड़ा देख लेते हैं कि कोल रिजर्व्स हमारे पास है कहाँ कहाँ। मैंने इस मैप के ऊपर जो ब्लैक से मार्क किए हैं वो सब के सब जो है कोल रिजर्व्स हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत और भी हो सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको रफ सा आइडिया देने के लिए एक रफ लोकेशंस मार्क की हैं। तो आप देख रहे हो ईस्टर्न साइड पे जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारी स्टेट्स हैं वहां पे भी आपको कुछ रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हो छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये तमिलनाडु। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो रिजर्व है ये लिग्नाइट का है। लिग्नाइट क्या था अभी हमने डिस्कस किया था, सबसे लो ग्रेड कोल जो है वो लिग्नाइट है। तो ये हमने जो अभी तमिलनाडु के अंदर लोकेशन देखी है इसका नाम है नेवेली कोल फील्ड्स। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिग्नाइट निकलता है, और जितना भी लिग्नाइट यहाँ से निकलता है सबका सब जो है मोस्टली 85% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो आप ये तेलंगाना का देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो तेलंगाना वाली कोल फील्ड है इसकी जो माइनिंग करती है वो करती है सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। ये जो माइंस हैं इनका नाम है सिंगरेनी। ये इंपॉर्टेंट है, हम आगे बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। इसके अंदर जो हिस्सेदारी है 51% गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की है, 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो कंपनी की मैंने बात की है, क्योंकि इसी के पास राइट्स हैं यहाँ पे माइनिंग करने के लिए। उसके अलावा आप और जो जगह देख रहे हो, जम्मू कश्मीर में भी हल्का सा थोड़ा बहुत निकलता है, थोड़ा सा गुजरात में, थोड़ा सा राजस्थान में। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि थर्मल पावर प्लांट्स तो हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं, बट हमारी आप देख सकते हो माइनिंग जो है ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है।
तो कई बार अगर मान लो शॉर्टेज हो जाए किसी थर्मल पावर प्लांट में तो ट्रांसपोर्टेशन एक कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में कहीं भी रेडीली अवेलेबल है, तो इसीलिए थर्मल पावर प्लांट्स को स्टॉक में रखना पड़ता है, क्योंकि पीछे से आने में डिले हो सकता है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनके लिंकेजेस होते हैं अलग अलग ये कोल फील्ड्स के साथ, इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रखे होते हैं। मान लो एक कोई कंपनी है जिसके पास इस पर्टिकुलर माइन के राइट्स हैं, अब इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा होगा किसी थर्मल पावर प्लांट के साथ कि आप हमें हर साल या हर महीने इतना कोयला यहां से निकाल के दोगे या पर डे बेसिस पे इतना दोगे, तो आपस में इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रखे होते हैं। तो डायरेक्ट लिंकेजेस इनके थर्मल पावर प्लांट्स के साथ हो रखे होते हैं, या जो स्टील पावर प्लांट्स हैं उनके साथ हो रखे होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर रेगुलेशन कैसा है कोल माइनिंग को लेके। 1971-72 के अंदर जितनी भी कोकिंग माइंस थी, मतलब ऐसी माइंस जहां से बिटुमिनस कोल निकलता है, क्योंकि वही कोल है जो कि कोकिंग कोल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो जिन माइंस के अंदर से वो प्रीमियम कोल निकलता था उन सबको नेशनलाइज कर दिया गया, एक्सेप्ट फ्यू कैप्टिव माइंस। कैप्टिव माइंस अब आपको समझना होगा कि कैप्टिव माइंस क्या होती हैं। कैप्टिव माइंस ऐसी माइंस हैं, मान लो मेरा एक कोई स्टील प्लांट है या मेरा कोई थर्मल पावर प्लांट है, तो मैंने सरकार से लीज पे अगर एक माइन ले ली है, तो अगर वो कैप्टिव माइन की कैटेगरी में है तो मैं पहले बताऊंगा कि मैं किस पर्पस के लिए इसको यूज कर रहा हूं। मान लो मेरा थर्मल पावर प्लांट है, तो मैंने वो अगर ली है थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो मैं वहां से जो कोल निकालूंगा सिर्फ और सिर्फ अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए ही यूज कर सकता हूं, मैं किसी और को नहीं बेच सकता। मान लो मेरी कोई स्टील इंडस्ट्री भी हो, मैं उसमें भी यूज नहीं कर सकता। तो इन माइंस का नाम होता है कैप्टिव माइंस, कि ये रिस्ट्रिक्टेड माइंस होती हैं कि एक ही पर्पस के लिए इनको यूज किया जा सकता है, सरकार की तरफ से और आपको हक नहीं दिया गया। इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट एक डेवलपमेंट आई है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। 1973 के अंदर जो रिमेनिंग कोल माइंस थी उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया, तो 1973 तक सबके सब माइंस को नेशनलाइज कर दिया गया। 1975 के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड बनाई गई, एक कंपनी बनाई गई सरकार की। ये सबसे बड़ी कंपनी है पूरी दुनिया की कोल प्रोडक्शन की, अगर हम बात करें सबसे बड़ी कंपनी, और हिंदुस्तान के 80% से ज्यादा जो कोल प्रोडक्शन है यही कंपनी करती है। तो 1975 के अंदर इस कंपनी की मोनोपोली थी, तो ये कंपनी बना दी गई और आगे विद टाइम इसकी सब्सिडरीज और भी थी जो अलग अलग एरियाज के जो उनसी कोल फील्ड से उनकी माइनिंग को देखती थी। कोई ईस्टर्न की बना दी, कोई वेस्टर्न की बना दी, जहां जहां कोल फील्ड से उसके हिसाब से बनाते चले गए। तो इस कंपनी को बनाया गया, इसका काम था एक तो पहले ये देखना कि कहाँ रिजर्व अवेलेबल हो सकता है टेक्नोलॉजी को यूज करके, और उसके बाद उसकी माइनिंग करना और उसके बाद कोयले को बेचना। उसके बाद 1990s के अंदर कैप्टिव माइंस को अलाउ किया गया, 93 के बाद कैप्टिव माइंस को अलाउ किया गया, जो ये मैंने आपको बताया है ये दोबारा से अलाउ कर दी गई 1990s के अंदर, कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो आके कैप्टिव माइंस के राइट्स ले सकती हैं, बट एक पर्टिकुलर काम के लिए ही वो माइन यूज की जाएगी। अभी जो लेटेस्ट स्टेटस है वो है प्राइवेट फर्म्स को भी परमिशन दे दी गई है कि अब वो भी ऑक्शन के थ्रू इन जनरल माइनिंग के लिए बिड कर सकें, लाइसेंस ले सकें, लीज पे कोई माइन को ले सकें और उसको कमर्शियली यूज कर सकें। मतलब वो कैप्टिव माइंस नहीं है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, अगर उसके पास कोई माइन है तो उसके पास उस माइन से रिलेटेड सारे राइट्स हैं। उसी तरह से अब कोई प्राइवेट फर्म या कंपनी बिड के थ्रू, ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर किसी माइन को लीज पे लेती है तो उससे रिलेटेड उसके पास सारे राइट्स हैं। वो चाहे अपने प्लांट के लिए यूज करे, चाहे एक्सपोर्ट करे, चाहे दूसरे प्लांट को बेचे, जो मर्जी करे वो कर सकती है, बट प्रोवाइडेड वो एक कैप्टिव माइन ना हो। कैप्टिव माइन है तो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि कैप्टिव माइन की अलग से ऑप्शन होती है। सो आई होप अब आपको एक क्लियर पिक्चर समझ आ गई है कि किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर माइंस जो हैं उनका रेगुलेशन किया जाता है। यहाँ पे आपको एक चीज का इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि अभी जैसे आप न्यूज में सुन रहे हो कि थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर कोल की शॉर्टेज होगी, तो गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले एक स्टेप लिया था कि कैप्टिव माइंस जो लीज पे दे रखी थी उनको ये डायरेक्शन दे दी थी कि वो 50% तक की जो प्रोडक्शन है वो दूसरे थर्मल पावर प्लांट्स को बेच सकते हैं, दूसरों को भी बेच सकते हैं। मान लो मेरे पास एक कैप्टिव माइन है जो कि मैंने सरकार से लीज पे ले रखी है अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए। अब मैं उस माइन के अंदर से कोल सिर्फ और सिर्फ अपने प्लांट के लिए निकाल सकता हूं, तो जितना मेरे प्लांट में रिक्वायर्ड है उतना ही कोल मैं निकालूंगा, चाहे उसके अंदर रिजर्व बहुत ज्यादा है, बट मैं किसी और को दे ही नहीं सकता, किसी और को बेच ही नहीं सकता, तो मैं उसमें से ज्यादा नहीं निकालूंगा। तो जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है उसमें सरकार ने बोला है कि 50% तक आप दूसरे प्लांट्स को भी दे सकते हो, मतलब 50% मैं दूसरों को भी बेच सकता हूं। तो मैं
अगर उसमें रिजर्व ज़्यादा हैं तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा करूंगा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ऐसे केस के अंदर क्योंकि कोल की शॉर्टेज बताई जा रही है कुछ हद तक, तो सरकार ने ये एक स्टेप उठाया। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि एक MMDR करके एक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना। ये है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई है इस साल के अंदर, और इसी से रिलेटेड है ये जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने एक लेटेस्ट डेवलपमेंट को टच किया है, तो जो अभी बता रहे हैं कि डिमांड के अकॉर्डिंग कोल की सप्लाई थोड़ी थर्मल पावर प्लांट्स में कम है, उनके ये फैक्टर्स हैं, आपने न्यूज में सुने होंगे। उन फैक्टर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। एक तो ये चीज बोल रहे हैं कि मॉनसून के अंदर जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम होती है। तो मॉनसून हर साल आता है, उसको हमें इतनी इंपॉर्टेंस उस फैक्टर को नहीं देनी चाहिए, वो कोई नया फैक्टर नहीं है। हाँ, इस बार जो बता रहे हैं कि सितंबर के महीने में बारिश एक्सटेंड हो गई, उस वजह से इंपैक्ट पड़ा है, तो वो चीज़ एक कंसिडर की जाती है कि सितंबर के महीने में हो सकता है उस वजह से थोड़ा इंपैक्ट पड़ा हो। क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग में आप देख सकते हो अगर बारिश पड़ेगी तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा, और अगर अंडरग्राउंड माइनिंग भी है, ड्रिल करके जो माइनिंग हो रही है, तो उसके अंदर भी अगर पानी जाएगा तो इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक वो फैक्टर आप समझ सकते हो। अब आपको समझ आ गया कि किस वजह से अगर सितंबर के महीने में बारिशें एक्सटेंड हुई हैं तो उसके कारण इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा जो एक ये चीज बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और मैंने आपको बताया था क्योंकि हमें जो है बिटुमिनस क्वालिटी का कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, और बहुत से जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो जो लिग्नाइट या सब बिटुमिनस कोल है उसके साथ अच्छी क्वालिटी के कोल को, जो इंपोर्टेड कोल होता है, उसको मिक्स करके भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि इंपोर्टेड जो कोल है उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो बाहर से कोल को खरीदना भी कंपनियों ने बंद कर रखा है। जहां तक कोल रिजर्व्स की बात है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर कोल रिजर्व्स की कमी है। क्वालिटी की आप कह सकते हो कि बहुत हाई ग्रेड कोल की कमी है, बट इन जनरल रिजर्व्स की कमी नहीं है। 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था है, और 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं हम इसके, तो उस चीज की कमी नहीं है। इसके अलावा जैसे अब कुछ थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर अगर कमी है तो हमने देखा है कि ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है माइंस। तो मान लो अभी अगर पंजाब के अंदर कमी है तो टाइम थोड़ा लगेगा उस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में भी वो चीज का टाइम लगता है। इसके अलावा रेलवेज भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि टाइमली ट्रांसपोर्ट की जाए अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको पता होने जरूरी है। अब हम कोल से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप समझ लेते हैं। कोल से रिलेटेड एक अलग डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है, आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। ऑल्दो हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारी कंट्री की डिपेंडेंस इस पे, बट मिनिस्ट्री ऑफ कोल अलग से एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है। इसके नीचे एक तो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो और साथ में जो उसकी सब्सिडरीज है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। 80% से ज्यादा हिंदुस्तान का कोल यही कंपनी प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा ये नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो हमने मैप पे देखा था, ये जो तमिलनाडु के अंदर है, यहां से लिग्नाइट निकलता है, तो इसके लिए अलग एक कंपनी है, डेडिकेटेड कंपनी, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अलावा सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड जो मैंने आपको बताया था, ये भी हमने मैप पे देखा था। ये वाला जो हिस्सा तेलंगाना का आप देख रहे हो, इस हिस्से के अंदर जो उनसे कोल फील्ड्स हैं उसकी माइनिंग ये कंपनी करती है। इसके अंदर 51% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है और 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप समझ लिया जहां तक कोल के रेगुलेशन की बात है। हिंदुस्तान के अंदर जो कोल की मूवमेंट है, कहाँ कितना कोल जा रहा है, ये सब का सब इनको अलग अलग कमिटीज जो हैं, लिंकेज कमिटीज, वो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती रहती हैं, उसके रिगार्डिंग बताती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री मॉनिटर इस चीज को करती रहती है, और ये मिनिस्ट्री ही है जो कि ऑक्शंस के थ्रू प्राइवेट फर्म्स को भी कैप्टिव माइंस या नॉर्मल माइंस कमर्शियल यूज के लिए देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको कोल प्रोडक्शन से रिलेटेड या कोल से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर आप चाहते हो कि थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड भी बेसिक चीजें आपको पता चले कि कोल से बिजली कैसे बनाई जाती है, तो आप कमेंट्स में जरूर बताओ। आई विल डेफिनेटली मेक अ सेशन ऑन दैट अगर काफी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।